गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। तो ये स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट थर्ड होने वाला है। पूरे यूट्यूब पे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस में ये आपको नहीं मिलेगा जो मैं करवा रहा हूँ। 100% मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो पिछले ईयर हुआ है 2024 में जो करंट अफेयर्स बना है, आरबीआई के जो रूल्स चेंज हैं, रूल्स जो है वो तो कभी चेंज नहीं होंगे, वो तो स्टैटिक से ही रहेगा। ठीक है, वही स्टैटिक्स बनता है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। और पिछले ईयर भी आरआरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, इस सब में आया था भर भर के ये चीज। ठीक है, तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि आप स्टैटिक बैंकिंग के नाम पे भले ही पढ़े होंगे, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पढ़े होंगे, यूपीआई वगैरह पढ़ेंगे, बट ये जो चीज आज मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कर रहा कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उससे भी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आइए हम जो बात कर रहे हैं करते हैं। और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, अगर वीडियो आप लोग सपोर्ट करोगे, देखने में आप लोग को मजा आएगा, तो फिर मैं आगे और सारा ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेके आऊंगा, जो कि अभी मुझे लगता है स्कीम पे भी लाना है। अगर इस पे अच्छा आप दिखाओगे अपना इंटरेस्ट, तो मैं डेफिनेटली आगे चल के स्कीम्स पे भी अच्छा स्कीम्स वाले वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो, मैं सबसे पहली बात बताता हूँ, मैं करंट अफेयर कहाँ से करता हूँ। सारा क्रेडिट जाएगा अभिजीत मिश्रा सर को। ऐसा मत पूछना कि आप कहाँ से करते हो नहीं करते हो, मैं पहले भी बता रखा हूँ कि मैं ओनली वन टीचर को फॉलो करता हूँ, वो है अभिजीत मिश्रा सर। ओके, ये करंट अफेयर देखो जुलाई का है। ठीक है, जुलाई में ही स्टेटिक्स आता है, उसी के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो, ये पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के बारे में, जिसको हम लोग पीएसीबी बोलते हैं। ये देश के बाहर फंड ट्रांसफर के लिए, क्रॉस बॉर्डर मतलब देश के बाहर फंड ट्रांसफर के लिए। अब ये क्या है, अब ये लाइसेंस मिलता है, अब किसको लाइसेंस मिला है उस पर ध्यान मत दीजिए, बट ये लिख के पूछेगा क्वेश्चन कि पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के लिए क्या रूल रेगुलेशन है, उसके बारे में। ये आरबीआई के द्वारा दिया जाता है, पढ़िए। द आरबीआई कैटेगराइज पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एज, इसमें दो टाइप के होते हैं। ओनली एक्सपोर्ट पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर ई लिखा रहेगा तो एक्सपोर्ट के लिए होता है सिर्फ ओनली एक्सपोर्ट। एंड दूसरा इंपोर्ट ओनली पेमेंट एग्रीगेटर सीबी क्रॉस बॉर्डर PACBI। और एक होता है तीसरा लाइसेंस की दोनों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करता है। ठीक है, अब ये कब इशूड हुआ था? आरबीआई ये इशूड किया था अक्टूबर 2023 में। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये रूल है, ये अभी चेंज नहीं हुआ है। द इंक्लूड, अगर आपको इसका लाइसेंस लेना है तो आपका मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 15 करोड़ रुपए। ये एग्जिस्टिंग जो कंपनी है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ये 15 करोड़ एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन लेंगे उस टाइम में, टू द रेगुलेटर। एंड 25 करोड़ नेटवर्थ बाय 31 मार्च 2026। और ये स्टार्टिंग में 15 करोड़ होना चाहिए आपके पास, और 31 मार्च 2026 तक आपको 25 करोड़ करना है। ठीक है, ये कुकर का सीटी लग रहा है, ध्यान मत देना है, जस्ट अ मिनट। अगर न्यू नॉन बैंक्स है, मतलब अगर आप नया कंपनी आ रहे हैं, ठीक सर, रिक्वायर्ड टू अटेन अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 25 करोड़, तब आपके पास 25 करोड़ रुपए होना चाहिए बाय द एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर ऑफ द ग्रांट अथोराइजेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस लेने का ये रूल रेगुलेशन है। गॉट इट? ठीक है, अब चलिए दूसरा रूल पढ़ते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने ढूंढ ढूंढ के करा है। अब देखिए यहाँ पे पेज एक मुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा इधर था। अब एक स्कीम है, थोड़ा सा स्कीम्स के बारे में पढ़, इसमें मैं स्कीम्स भी करवा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था रिवाइज्ड मॉडल स्किल स्किल लोन स्कीम। फर्स्ट टाइम कब हुआ था लॉन्च? 2015 में। उसी को रिवाइज किया गया है, मॉडल स्किल लोन। कौन किया था? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कौन है? जयंत चौधरी जी हैं। ओके, इसका एम क्या है? टू रिमूव फाइनेंशियल बैरियर्स टू एडवांस स्किल एजुकेशन। ऑल रिवाइज क्राइटेरिया क्या है? मैक्सिमम लोन लिमिट कितना है इसमें? आपको मिलेगा 7.5 लाख रुपए। पहले कितना था प्रीवियस? 1.5 लाख रुपए। इंक्रीज क्रेडिट गारंटी ओवर कवर कितना है? लोन्स डिसबर्स विल बी बैक बाय गारंटी अगेंस्ट डिफॉल्ट अप टू 75% ऑफ द लोन अमाउंट। और एलिजिबल बैंक्स, प्रीवियस बैंक कौन था? जो पहले एलिजिबल बैंक कौन था? प्राइवेट था, पब्लिक था, फॉरेन बैंक्स था। बट अभी ये सब तो है ही है, बट न्यू बैंक्स में आपको एनबीएफसी भी कर दिया है, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी कर दिया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी कर दिया है। ठीक है, ये रूल है। ओके, ये पढ़ लेना है आपको, क्योंकि ये बैंक वाला इशू था। अब आइए दूसरा, यहाँ पे भी मोड़ा गया है, यहाँ पे मोड़ा गया तो यहाँ पे होना चाहिए। अब आइए एसेट रिस्ट्रिक्शन कंपनी के बारे में जानते हैं, एआरसी।
ठीक है, ये स्टैटिक्स पर आ रहा हूँ, ऊपर क्या लिखा हुआ वो आपको नहीं जानना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी, एआरसी का लाइसेंस लेने के लिए आपके पास 300 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए। मतलब एआरसी का लाइसेंस कितना मिलेगा, 300 करोड़ रुपए का। एआरसी क्या होता है, ये आपका बैड लॉन्स को खरीदता है और फिर ये सेल करता है, वही होता है एआरसी। ठीक है, एआरसी में एफडीआई लिमिट कितना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है, 100%। मतलब फॉरेन कंपनियां यहाँ पे 100% से, मतलब फॉरेन कंपनियां भी हो सकती है। एआरसी का मिनिमम कैपिटल एडुकेसी रेशियो कितना होना चाहिए, 15% मेंटेन करना है। मिनिमम 15% ऑफ द कैपिटल एडुकेसी रेशियो, सीआर का फुल फॉर्म कार बोलते हैं इसको। कैपिटल एडुकेसी रेशियो कितना होना चाहिए, 15%। एआरसी का लाइसेंस किस एक्ट के थ्रू मिलता है आपको, सेक्शन 3 ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002 के तहत मिलता है। ये याद रखिएगा, ये हो गया आपका स्टैटिक फैक्ट्स बैंकिंग अवेयरनेस का। ठीक है, ये तीसरा न्यूज हो गया। चलिए आप देखते हैं कहाँ पे मोड़ के रखे हुए हैं, अब वहाँ के जाके देखते हैं। अब यहाँ मोड़ा हुआ है तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। यहाँ पे जबरदस्ती का है, ये इसमें कुछ नहीं है मुझे लग रहा है। हाँ, ये नहीं है कि नहीं, यहाँ पे है ना। एनएचबी का एमडी कौन बना है अभी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक संजय शुक्ला जी हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एनएचबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। कब स्टैब्लिश हुआ, 9 जुलाई 1988। एक्ट कौन सा है, एनएचबी एक्ट 1987। ये पढ़ना पड़ेगा। किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये अंदर वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ठीक है, इनिशियली आरबीआई के पास था इसका पूरा शेयर। ठीक है, इनिशियली मार्च 2019 तक ये एनएचबी का शेयर पूरा का पूरा आरबीआई होल्ड करता था। ठीक है, बट इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा का पूरा खरीद लिया मार्च 2019 में। ठीक है, ओके, ये रखिएगा याद। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वर्क करती है, पहले ये आरबीआई के अंदर वर्क करती थी। ठीक है, एनएचबी ये हो गया। तो यहाँ वाला जो मुड़ा हुआ पेज था यहाँ खत्म हो गया। इसी तरह मैंने रखे हैं मोड़ के, आपको रिसेंट वाला जितना भी स्टैटिक फैक्ट है ना वो करवा रहा हूँ, जिससे कि आपका पूरा का पूरा रिवाइज होता रहे। थोड़ा सा पेशेंट धर के रहिएगा क्योंकि क्लास लंबा होने वाला है, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे भी है। अब ये देखिए एक रैंकिंग है, बस आप ऊपर में क्या लिखा है वो ध्यान नहीं देना, बट इंडिया का रैंक ग्लोबली क्या है, किसमें, टोटल रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में कितना रैंक है, 4th पे। विंड पावर कैपेसिटी में कितना रैंक है, 4th पे। सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी में कितना रैंक है, भारत का 5th है। ये बस याद कर लीजिएगा। आपको कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का रैंक कितना है, टोटल रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 4th पे, विंड पावर कैपेसिटी में 4th पे, सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी में 5th पे। ठीक है, ये हो गया। अब आइए एक और मुड़ा हुआ है देखते हैं। अब एक और लाइसेंस बढ़िया है, ये भी लाइसेंस बढ़िया वाला है, ध्यान से। इसमें कुछ नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है, छोड़िए। यहाँ पे आइए, ये है आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया था मिस फॉर एग्रीकल्चर लोन थ्रू केसीसी फॉर फाइनेंशियल 2024। अब मिस का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर शॉर्ट टर्म लोन के लिए दिया जाता है, मतलब 1 ईयर के लिए दिया जाता है। यहाँ पर 2% का सब्सिडी दिया जाता है। ठीक है, अब ये होता है कि ये रूल है, आप देखिए केसीसी पर इंटरेस्ट रेट कितना है, 9% पर, बट मिस के थ्रू लेते हैं आप, मतलब इसके थ्रू आप एग्रीकल्चर लोन लेते हैं तो आपको 2% का छूट मिलेगा। जो सब्सिडी दिया जाता है 7% देना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक है, बट वो किसान जो रेगुलर इंटरेस्ट पे कर रहा है उसको 3% का और सब्सिडी मिलेगा, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आपको जो किसान है उसको कितना देना पड़ेगा, 4%। ठीक है, और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर शॉर्ट टर्म लोन अप टू कितना है, अभी ये 3 लाख था, मगर अब चेंज होकर ये 5 लाख हो गया है। ये याद रखिएगा, 2 लाख से इंक्रीज कर दिया गया, अप टू 5 लाख आपको मिलेगा। ओके, ये बस याद रखना है आपको, 3 लाख नहीं है, अब 5 लाख हो चुका है, चेंज हो चुका है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मिस का फुल फॉर्म याद रखना है आपको। ओके ओके ओके, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। बहुत सारा किए हैं, बहुत सारा आपके लिए रखा हूँ भाई। रुको 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 रुको, ये डबल वाला था, डबल इसमें एडेड था। हाँ, अब देखते हैं। चलिए फिर से एक स्कीम है, स्कीम पढ़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी इशू ऑपरेटिंग गाइडलाइंस फॉर मॉडल सोलर विलेज स्कीम, MSVS मॉडल सोलर विलेज स्कीम अंडर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अंडर दिस स्कीम क्रिएटिंग 1 मॉडल सोलर विलेज पर डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया। ठीक है, अबाउट MSVC मतलब मॉडल सोलर विलेज के बजट एलोकेशन कितना है, 800 करोड़ रुपए। एलिजिबिलिटी कितना रहेगा, विलेज मस्ट बी अ रेवेन्यू विलेज विथ अ पॉपुलेशन साइज अबव 5000 और स्पेशल कैटेगरी 2000। मास्टर हो लगा हुआ तगड़ा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, अगर विलेज को सिलेक्ट करना है तो द विलेज विल बी सिलेक्टेड बाय
असेसिंग देयर ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल ऑन 6 मंथ। इंप्लीमेंटिंग कौन करेगा? रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी रेडा करेगा, ठीक है। किसके असिस्टेंट से? असिस्टेंट कितना मिलेगा? 1 करोड़ रुपए पर विलेज को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया, ओके। चलो मैं आपको स्कीम्स भी करवाते चल रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो स्टैटिक के साथ। और कहाँ? हाँ, यहाँ पे मुड़ा हुआ है, देख लेते हैं यहाँ पे किधर। हाँ, यहाँ पे वो जो आप पढ़ रहे थे जिसको मैंने बोला कि आगे पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, एनबीएफसी आईसीसी के बारे में हम रूल्स पढ़ेंगे। ये आरबीआई का रूल है, ठीक है। पर रिक्वायरमेंट फॉर एनबीएफसी आईसीसी रूल बाय आरबीआई, अ करेंट नेट अर्न फंड 2 करोड़ होना चाहिए। आप अगर इसका लाइसेंस लेते हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, आईसीसी का मतलब इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी का अगर आप लाइसेंस लेते हो तो आपको कितना होना चाहिए? नेट आउट फंड 2 करोड़ रुपए होना चाहिए। अब मस्ट इंक्रीज देयर नेट ऑफ फंड टू 5 करोड़ बाय 31 मार्च 2025, ठीक है, ये रूल है। अब मस्ट फर्दर इंक्रीज देयर नेट ऑफ फंड टू 10 करोड़ बाय 31 मार्च 2027, ये डेटा भी याद रखिएगा। अब इससे क्या होगा? ये क्या होता है, ठीक है, एनबीएफसी आईसीसी क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ना आप शेयर मार्केट में भी पैसा लगा सकते हो, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, ओके। एनबीएफसी आईसीसी का लाइसेंस लेने का क्या तरीका है? अगर स्टार्टिंग में आपके 2 करोड़ रुपए है तो आप ले सकते हो। उसके बाद आपको 5 करोड़ करना है, कब तक? 31 मार्च 2025 तक। फिर 10 करोड़ करना है नेट ऑफ फंड, एनओएफ का फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है नेट ऑन फंड, और 10 करोड़ बाय 31 मार्च 2027 तक, ये हो गया। चलिए और देखते हैं आगे। आगे और मुड़ा होगा पेज, मैंने मोड़ मोड़ के रखे हुए। अब देखिए यहाँ पे मुड़ा हुआ तो मतलब यहाँ पे न्यूज होगा, ठीक है। अब यूपीएस सर्किल, अब ये पिछले ईयर आया है तो ये तो क्वेश्चन स्टैटिक हो गया ना कि यूपीएस सर्किल कौन लॉन्च किया था? एनपीसीए ने, ठीक है। ये याद रखिएगा, यूपीएस सर्किल किसने लॉन्च किया? एनपीसीए ने, फॉर सिक्योर पेमेंट अमॉन्ग ट्रस्टेड यूजर्स। फुल नेम क्या है? यूपीएस सर्कल डेलीगेट पेमेंट, डेलीगेट मतलब पर्सन, ठीक है। प्राइमरी यूजर्स कैन डेलीगेट अप टू 5 सेकेंडरी यूजर्स, मतलब आप इस पे 5 सेकेंडरी यूजर्स को रख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम मंथली लिमिट फॉर अप्रोक्सीमेटली 15,000 पर डेलीगेशन, मतलब 15,000 पर पर्सन रखा गया है। मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन लिमिट कितना है? 5,000 रुपी। 1 डे पर ट्रांजेक्शन कितना है? 5,000। ये मंथली है भाई, 15,000 एक मंथ में एक पर्सन निकाल सकता है, ये याद रखिएगा। एक बार पेमेंट करने के बाद आप दोबारा 24 आवर्स के बाद ही पेमेंट कर सकते हो यूपीआई सर्किल से, ठीक है। ये सब स्टैटिक से पूछ सकता है, मैं नहीं कहूँगा 100% ही आएगा, पूछ सकता है, बस आपको याद रखना है, ठीक है। और देख लेते हैं, लंबा होने वाला है वीडियो, थोड़ा सा परेशान मत होना, जल्दबाजी मत करना। अब यहाँ मोड़ा हुआ है तो मेरे हिसाब से यहाँ होना चाहिए, हाँ यहीं है, यस मैं बोला था, ठीक है। आपको देखो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी थे पहले जो अनवेल किए थे यूएलआई। अब यूएलआई का सिर्फ फुल फॉर्म याद कर लो, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। किसने डेवलप किया? आरबीआई, ये आरबीआई का सब्सिडरी है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ठीक है। अब इसका अनाउंस कब किया था? ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक, बस सिंपल सा कुछ याद नहीं करना। यूएलआई का फुल फॉर्म याद रखिए, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। किसने डेवलप किया? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने, ठीक है। ये आरबीआई का सब्सिडरी है, आरबीआई, ठीक है, इसने लॉन्च किया था, ओके। किस तर्ज पे लॉन्च किया था? यूपीआई की तर्ज पे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की तर्ज पे ये लॉन्च किया था यूएलआई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे भी मोड़ा हुआ था तो यहाँ पे भी कुछ होगा, देखते हैं। ये भी स्टैटिक्स है, ये भी रूल्स है, बट ये गवर्नमेंट का रूल है। यूनियन गवर्नमेंट लॉन्चेज न्यू गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेसल थ्रू अ 10 स्टेप रिफॉर्म। अब उसका क्या नाम है? सीपी ग्राम्स। इस पे आप लोग अपना पब्लिक रिड्रेसल डालते हो, ग्रीवांस डालते हो, उसी के बारे में। तो सीपी ग्राम्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें द टाइमलाइन फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल पहले 21 दिन कर दिया है, पहले था 30 दिन, मतलब 9 डेज कम कर दिया है कि 21 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मतलब इसके प्रॉब्लम्स को, पब्लिक का जो ग्रीवांस है उसको रिड्रेस करना है। सीपी ग्राम्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। और टाइमलाइन क्या है ग्रीवांस रिड्रेस करने का? 21 दिन, पहले कितना था? 30 दिन, उसको घटा के 21 दिन कर दिया गया, ठीक है। ये हो गया खत्म। चलिए और देखते हैं, हाँ एक और यहाँ पे भी मुड़ा हुआ है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये देखो, ये आरबीआई ग्रेड बी में पिछले ईयर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आरबीआई रिकॉग्नाइज किया है फेस एज, फेस को क्या रिकॉग्नाइज किया? एसआरओएफटी। अब फेस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, फेस एज एसआरओएफटी। ये सारे आगे डिटेल में है, मैं बता रहा हूँ, पढ़ लीजिए।
फेस एज द, ये एक रिकॉग्नाइज है, फेस को यही होगा, फर्स्ट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फिनटेक सेक्टर, जिसको एसआरओ एफटी बोलते हैं। फेस क्या है? फर्स्ट सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजिंग है इन द फिनटेक सेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआरओ एफटी। फेस का फुल फॉर्म, एसआरओ के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब वो देखिए एसआरओ, अब एसआरओ क्या है? अबाउट एसआरओ, it is an industry driven entity responsible for establishing and implementing regulatory standards, promoting ethical conduct, इंश्योरिंग मार्केट इंटीग्रिटी, मतलब ऑनेस्टी बने रहे मार्केटिंग मार्केट में, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, मतलब जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसको रिजॉल्व करना, एंड फॉस्टरिंग ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, इसका काम होगा एसआरओ का। इसीलिए ये एसआरओ फिट एफटी कहा गया है फेस को। ठीक है, अब देखिए, अब एसआरओ शुड बी सेटअप, अगर आपको एसआरओ लगाना है, अगर आपको खोलना है, तो एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होना चाहिए, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये 13 होगा, 2023 नहीं होगा, 2013 होगा। सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, द शेयर होल्डिंग ऑफ द एसआरओ शुड बी डाइवर्सिफाई and is not entitled to hold 10% or more of its paid up share capital either slightly or acting in concert, मतलब आप 10% होना चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम आपके पास 10% होना चाहिए। अब देखिए, अब आपको लाइसेंस लेने की बात हो रही है कि कितने में लाइसेंस मिलेगा एसआरओ का। द अप्लीकेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 करोड़ रुपी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर रिकॉग्निशन एज एन एसआरओ एफटी बाय आरबीआई, मतलब आपको अगर एसआरओ एफटी आरबीआई की तरह से रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए तो पहले ईयर में आपके पास 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए, और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन एज एन एसआरओ फिट विच एवर इज अर्लियर। ये सब कुछ फालतू की है, अब ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो अब देखते हैं और क्या है, जहां मुड़ा रहेगा वहीं पे बात करेंगे। यहां मुड़ गया, यहां मुड़ गया, तो यहां है कंट्री का फर्स्ट एंड्रॉयड बेस्ड कैश रिसाइकलिंग मशीन किसने लॉन्च किया था? हिताची पेमेंट ने। मैं बोल रहा हूं ना कि बहुत लोग नहीं पढ़ा होगा ये चीज, 100% बोल रहा हूं कि बहुत लोग ये चीज नहीं पढ़ा होगा। कंट्रीज फर्स्ट एंड्रॉयड बेस्ड कैश रिसाइकलिंग मशीन किसने लॉन्च किया था? हिताची पेमेंट। अब ये क्या है? सर्व एज डिजिटल बैंकिंग यूनिट की तरह ये काम करेगा। अब इसमें होगा क्या? आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हो, कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो, अदर मल्टी फीचर्स भी है, लाइक यूपीआई बेस्ड वर्क भी कर सकते हो। इसका नाम क्या होगा? HPDX-BU01, HPDX-BU01। कंट्री का फर्स्ट एंड्रॉयड बेस्ड कैश रिसाइकलिंग मशीन किसने लॉन्च किया? हिटाची पेमेंट। क्या नाम है? HPDX-BU01, ये आपको याद रखना है। ठीक है, खत्म भाई, स्टैटिक्स है तो पढ़ना है, बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस पढ़ना है, खत्म। अब चलिए हम दूसरा लाते हैं कॉपी, वेट एंड सी, अभी खत्म नहीं हुआ पिक्चर, अभी मेरे भाई दोस्त पिक्चर अभी बाकी है, इधर नहीं है कुछ, सब में मोड़ मोड़ का। मैं लेटे लेटे बहुत देर देखा, कर क्या करूँ, आप लोगों के लिए बोल रहे थे लाना चाहिए लाना चाहिए, तो लो। क्या ये क्वेश्चन पिछले ईयर किसी एग्जाम में पूछा था? क्योंकि ये भी तो अब स्टैटिक्स ही बन गया ना। DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कंपनी, ये आपको पता है आरबीआई का सब्सिडरी है। इसमें आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है बैंक में, बैंक के लिए, बैंक में जब आप पैसा जमा करते हैं आपके डिपॉजिट पे, तो ये आपका आरबीआई का सब्सिडरी है। इसने क्या इंट्रोड्यूस किया है? दवा सूचक फॉर क्लेम स्टेटस चेकिंग, इनोग्रेटेड बाय चेयरमैन ऑफ DICGC। कौन थे? MD पात्रा जी थे उस टाइम में। इट इज अ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई DICGC। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दवा सूचक का? एन ऑनलाइन टूल दैट अलाउ डिपोजिटर टू ट्रैक द स्टेटस ऑफ देयर क्लेम्स बाय एंटरिंग देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑन द DICGC वेबसाइट। मतलब आपने जैसे कि आपने क्लेम करा है, मेरे इंश्योरेंस, जो आप जितने पैसे पे आपने इंश्योरेंस करा, तो वही क्लेम जो करा है उसी को स्टेटस को चेक करने के लिए, कहाँ तक पहुंचा है, क्या मिलेगा नहीं, उसी तरह का है। ठीक है, DICGC का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1978 में। ओके, ये हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, और यहाँ जहाँ मुड़ा होगा, अब यहाँ मुड़ा हुआ है तो यहीं भी कुछ होगा। अब देखिए, ये तो मैंने पहले भी करवाया, बट रिवाइज करवा देता हूँ। यूपीआई यूजर्स कैन नॉट सेंड 5 लाख रुपए फॉर सम ट्रांजेक्शन। पहले 1 लाख था अर्लियर। अब देखिए कहाँ कहाँ, टैक्स पेमेंट में आप यूपीआई के थ्रू 5 लाख भेज सकते हैं। हॉस्पिटल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 5 लाख रुपए यूपीआई के थ्रू भेज सकते हैं। फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में भी, IPO में भी, शेयर मार्केट में भी आप 5 लाख यूपीआई के थ्रू भेज सकते हैं। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में 5 लाख भेज सकते हैं।
ये चीज़ मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले पार्ट में ही ये सब लोगों ने करवाए होंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ तो बात होगा। चलिए, अब नैपफिड को पढ़ना है। ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नोटिफाई कर दिया नैपफिड को कि एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 के तहत, ठीक है। मतलब नैपफिड को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की तरफ से क्या नोटिफाई किया गया है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब पीएफआई बनाया गया है, ठीक है, सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अब नैपफिड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दिस डिजिग्नेशन विल हेल्प नैपफिड टू फाइनेंस लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मतलब ये अब आपको मिल चुका है पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का दर्जा, तो आप क्या कर सकते हो, नैपफिड क्या करेगा, फाइनेंस करेगा लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब इसको फाइनेंस करेगा, पैसा देगा। बाय मार्च 2025 नैपफिड एक्सपेक्ट्स इट्स टोटल सैंक्शन लोन बुक टू रीच 2 लाख करोड़। ये नहीं पढ़ना, अब स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ेंगे नैपफिड के बारे में। कब स्टैब्लिश्ड 2021 में, किस एक्ट के तहत, नैपफिड एक्ट 2021। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। चेयरमैन कौन है इसके, केवी कामत जी, नैपफिड, ठीक है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पांच हैं, ठीक है, जिसमें आपको सिडबी भी है, एनएचबी भी है, ये सारे हैं, उसमें मैंने पढ़ा रखे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। नैपफिड भी है। अब और देखते हैं कहाँ है, यहाँ मुड़ा हुआ है, यहाँ मुड़ा हुआ है, मतलब इसके अंदर होगा, हाँ। मैं स्कीम्स नहीं करवाऊंगा, मैं स्कीम्स बाद में करवा दूंगा। एनपीएस वात्सल्य स्कीम, इस सब का मैं आपको ग्रुप पे, पेड वाले ग्रुप पे डाल दूंगा। छोड़िए, स्टैटिक्स पढ़ते हैं, ये कर। चलिए, आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि वीआरआर के बारे में, वेरिएबल रेपो रेट, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। वेरिएबल रेपो रेट क्या होता है, इट इज एन ऑक्शन होता है, जब हमारे बैंकिंग सिस्टम में पैसा कम हो जाता है तब आरबीआई वीआरआर पर लोन बांटती है। एवरी मंथ के सेकेंड फ्राइडे को ऑक्शन आरबीआई के द्वारा अपने प्लेटफॉर्म इक्वेर पर थ्रू जो बैंक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करेगा उसी को मिलता है, ठीक है। मतलब वेरिएबल रेपो रेट कब आता है, जब बैंकिंग सिस्टम में कैश क्रंच होता है तब, ठीक है, ये याद रखिएगा। हाँ, यहाँ है तो यहाँ होना चाहिए। चलो, ये एक स्टैटिक्स ये भी मान सकते हो, पूछ सकता है, स्कॉटलैंड एग्री टू होस्ट 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होगा। सिंपल सा, 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होगा, स्कॉटलैंड, ठीक है। इसका कैपिटल है ग्लासगो, ठीक है। क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया में होना था, ऑस्ट्रेलिया ने बैकआउट कर लिया। ये कौन सा एडिशन होगा 2026 का, 23rd एडिशन। 2022वां एडिशन कब हुआ था, 22nd एडिशन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, 2022 में। ओके, 2022 जो 22वां एडिशन था वो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और सेकेंड टाइम होस्ट करेगा स्कॉटलैंड आफ्टर 12 ईयर्स। फर्स्ट टाइम होस्ट किया था 2014 में। ओके, ये कॉमनवेल्थ गेम्स है, याद रखिएगा। मैं बता रहा हूँ, जो आप लोग देखने आओगे ना, आपको पता नहीं होगा 2026 का कॉमनवेल्थ कहाँ होगा। और 2010 में इंडिया किया था, वही में घोटाला किया था, याद है, कॉमनवेल्थ घोटाला सुनते होंगे, वही घोटाला है, कांग्रेस ने भर भर के किया था घोटाला। चलिए, अब ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एनएससीएल असिस्टेंट में भी शायद आया था मेंस के एग्जाम में। अब देखिए, कुछ लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, लिखा हुआ था ना IBPS PO, देखो मेरे नोट्स में ये सब लिखा हुआ था। क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस ग्रांटेड टू मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत, असामीज, मतलब 5 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। द नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज राइट नो, पहले से 6 था, 5 हो गया, तो 11 को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया गया है। कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज वाज स्टैब्लिश इन 2004 से। अब फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस कौन था, तमिल को फर्स्ट मिला था, ठीक है। रिवाइज इन 2005 फिर से ऐड किया गया था। देखो, संस्कृत को 2005 में किया गया था, थर्ड तेलुगु 2008 में, और कनाडा 4 जो 2008 में ही कनाडा को भी मिला था, मलयालम 5, ओडिया 6 2014 में, ठीक है। फर्स्ट वाले का आप याद रखेंगे तमिल का, ठीक है, 2004 में। ओके, और अभी रिसेंटली में किसको, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत, असमीज को, 5 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है। तो टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो चुके हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सब स्टैटिक्स है मेरे भाई। और देखते हैं कहाँ पेज मुड़ा हुआ, हाँ यहाँ मुड़ा हुआ है, तो इन द सेंस
यही कुछ होना चाहिए, यस। अब आइए WLA के बारे में बात करते हैं, व्हाइट लेवल एटीएम। ये आपको पता है ना, मैंने बताया रखा भी था, व्हाइट लेवल एटीएम। आरबीआई इशू व्हाइट लेवल एटीएम लाइसेंस टू मुंबई का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सर्विसेज है, ईपीएस। ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, उसी को व्हाइट लेवल एटीएम लाइसेंस दिया गया है। व्हाइट लेवल एटीएम स्टेटस एटीएम लाइसेंस किसको दिया जाता है? एनबीएफसी कंपनी ये लगाता है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट व्हाइट लेवल एटीएम लाइसेंस इशू बाय आरबीआई इन अ डिकेड, मतलब 10 सालों में ये पहली बार हुआ है कि उतने दिनों के बाद ये आपको व्हाइट लेवल एटीएम लाइसेंस बांटा गया है, ठीक है। विद दिस लाइसेंस ईपीएस बिकम्स फिफ्थ व्हाइट लेवल एटीएम्स ऑपरेटेड इन इंडिया। अदर फोर कौन है? टाटा कम्युनिकेशन पे सॉल्यूशन, इंडिया वन पेमेंट सॉल्यूशन बेंगलुरु में है, हिताची पेमेंट मुंबई, वाकरंगे मुंबई, ठीक है। ये 5वां नंबर का बना है। अब स्टैटिक सुनिए, अब आइए स्टैटिक। द कंट्रीज फर्स्ट व्हाइट लेवल एटीएम वाज सेटअप बाय इंडिकैश टाटा कम्युनिकेशन के द्वारा, ठीक है, थाने में, ठीक है, मुंबई के थाने में। व्हाइट लेवल एटीएम लाइसेंस लेने के लिए 100 करोड़ रुपए का होना चाहिए आपके पास, तब मिलेगा। और एफडीए लिमिट इन व्हाइट लेवल एटीएम में कितना है? 100%, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए मैं आपको एफडीए भी पढ़ा दे रहा हूँ सबसे, ठीक है। ये हो गया खत्म। हाँ, अब ये भी तो ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ। देखो कब का, 12 अक्टूबर का न्यूज है। आरबीआई इंट्रोड्यूसेस इंक्रीज लिमिट फॉर यूपीआई 1 to 3 एंड यूपीआई लाइट ट्रांजेक्शन। अब आइए, अब ये क्यों किया था? टू इंक्रीज वाइडर एडॉप्शन टू दीज यूपीआई प्रोडक्ट्स। अब इनहांस इंक्रीमेंट पढ़ेंगे क्या क्या हुआ। यूपीआई 1 to 3 पर ट्रांजेक्शन में 10,000 कर दिया। पहले कितना था? 5,000, 5,000 से बढ़ा के 10,000। यूपीआई लाइट पर ट्रांजेक्शन में 1,000 रुपये कर दिया, पहले था ये 500 रुपये। यूपीआई लाइट ओवरऑल वॉलेट लिमिट 1 डे कितना कर दिया? 5,000 रुपये, पहले था 2,000 रुपये, ठीक है। ये हो गया खत्म। और देख लेते हैं। हाँ, कुछ बच्चे लोग बोल रहे थे नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मैं बाद में करा दूंगा, पहले आज स्टैटिक बैंकिंग को पहले फिनिश ही कर लेते हैं, नहीं तो ये रह जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। आज ये लास्ट ही कर देता हूँ, मैं ख़त्म ही कर देता हूँ। आपकी ये सारी दुख दुविधाएं इधर लगता है ना, क्या हो राजा? ओ इधर ना है, खत्म हो गया। चलिए अब दूसरा कॉपी निकालते हैं, ये रहा। अब आइए हम अक्टूबर नवंबर 2004 करते हैं, जहाँ जहाँ होगा वहीं वहीं की बात करेंगे। चलिए यहाँ पे मोड़ा हुआ है तो इन द सेंस ये। अब आइए, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में है, याद रखिएगा। ये भी करंट के साथ साथ स्टैटिक भी है। मुद्रा लोन लिमिट डबल टू 20 लाख कर दिया है। अब ये क्या है, आगे पढ़िए। गवर्नमेंट हैज डबल द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फ्रॉम 10 लाख रुपी टू 20 लाख कर दिया है। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कैटेगरी जिसका नाम है तरुण प्लस, ठीक है। डेटा, अब डेटा वाला क्वेश्चन देखिए। इन 2023-24 फाइनेंशियल ईयर 66.8 मिलियन लोन्स वर्थ 5.4 ट्रिलियन वेयर सैंक्शन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक से इतना दिया गया है। सिंस इट्स इंसेप्शन, मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ है, 487.8 मिलियन लोन्स वर्थ टोटलिंग 29.79 ट्रिलियन हैव बीन अप्रूव्ड। वाओ, इतना लोन बांटा गया है, ठीक है। ये आप डेटा मत याद करना। स्टैटिक्स आइए, लॉन्च कब हुआ था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है, ये डेट याद रखना है। टाइप्स ऑफ लोन अंडर मुद्रा योजना। शिशु लोन्स अप टू 50,000, मतलब शिशु कैटेगरी में आपको 50,000 तक का लोन मिलेगा मैक्सिमम। किशोर 50,000 से लेके 5 लाख तक। तरुण में 5 लाख से लेके 10 लाख। यही एक तरुण प्लस इंट्रोड्यूस किया है 10 लाख से लेके 20 लाख। इस बार आईबीपीएस पीओ भर भर के ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा रखा था ये सब चीज। चलो अब यहाँ पे मुड़ा हुआ है। अब आइए, ये है मूल एआई हंटर। मूल हंटर एआई आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब लॉन्चेस मूल हंटर एआई टू एड्स बैंक इन डिटेक्टिंग फ्रॉडुलेंट मूल अकाउंट। ये क्या है मूल हंटर एआई? एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एआई एमएल पर वर्क करता है, ठीक है। व्हाट इज मूल अकाउंट? मूल अकाउंट आर अकाउंट दैट आर क्रिएटेड बाय वन इंडिविजुअल, मतलब एक पर्सन के द्वारा क्रिएट किया जाता है, बट ऑपरेटेड बाय अनदर, मतलब क्रिएट किया जाता है दूसरे पर्सन के द्वारा, बट ये ऑपरेटेड में तीसरे चौथे पर्सन ऑपरेट करते हैं। ऑफन यूटिलाइज फॉर इलिसिट एक्टिविटीज, मतलब गलत तरीके के लिए, जैसे लाइक मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इवेजन, बचने के लिए, इस सब से, ठीक है। ये चीज हो गया। अब यहाँ पे है मुड़ा हुआ, तो कहीं ना कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। अब आइए,
ये भी तो स्टैटिक फैक्ट है। इडाई चेयरमैन देवाशीष पंडा ने पीछे किया है कि 100% एफडीआई होना चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही होना चाहिए इंश्योरेंस सेक्टर में। राइट नो कितना है एफडीआई इंश्योरेंस? 74%। अभी हुआ नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको एक कमेटी भी बनाया गया है, पता है ना। इंडिया ग्रेजुअली स्टार्टेड ओपनिंग द स्टोर, बस आपको याद रखना है कि ये पीछे किया गया है, इसके लिए कमेटी भी बनाया गया है। जब आप जनवरी फरवरी में पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो इसीलिए 100% एफडीआई भी याद रखना है। बट आपसे पूछे कि अभी राइट नो कितना चल रहा है, तो 74% इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे भी है मोड़ा हुआ, देख लेते हैं। हाँ, अब आइए DSIB। ये बढ़िया न्यूज है, ये हमें लगता है कि आएगा एसबीआई क्लर्क मेंस में। आरबीआई मेंटेन्स एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक एज DSIB। अब DSIB क्या होता है? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। अब ये क्या होता है? जब किसी बैंक, आप देखो ये मैं बोल रहा हूँ 100% बोल रहा हूँ, ये सिर्फ अभिजीत मिश्रा सर ही पढ़ा सकते हैं। अब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज DSIB, या आपसे पूछ ले कि उसमें आपसे थ्योरेटिकल पूछ ले क्वेश्चन मेंस में, जब किसी बैंक के पास जीडीपी का 2% कैपिटल हो जाता है तब उसको हम DSIB में शामिल कर लेते हैं। मतलब जीडीपी का 2% एसबीआई के पास है, एचडीएफसी बैंक के पास है, आईसीआईसी बैंक के पास है। मतलब ये डूब गया तो पूरा इंडिया बर्बाद हो जाएगा, ये याद रखिए। DSIB फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस इन आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था 2014 में, अपडेटेड इन 2023। अब इसका मतलब DSIB का सिंपल मतलब होता है टू सिग्निफिकेंट टू फेल, ठीक है, ड्यू टू देयर साइज। दीज थ्री बैंक्स रिमेन DSIB। एसबीआई 2015 से है, ठीक है, आईसीआईसी 2016 से है, एचडीएफसी 2017 से अभी तक इसमें शामिल, ठीक है। अब इधर क्या लिखा हुआ है ये सब पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है, ठीक है। अब ये सब नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए नहीं है, ये आरबीआई ग्रेड बी के बच्चों के लिए है, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे मुड़ा हुआ है तो कुछ तो होगा जरूर कहीं ना कहीं। हाँ, सपोर्ट एंजल फंड्स। हाँ, ये है सेबी का न्यूज है, एंजल फंड्स के रिगार्डिंग है। सेबी एडवोकेट्स मतलब सपोर्ट किया है रिलैक्सेशन ऑफ एंजल फंड्स रेगुलेशन टू सपोर्ट स्टार्टअप्स फाइनेंसिंग, ठीक है। एंजल फंड्स के बारे में फोकस रखिएगा, एंजल फंड्स। सेबी में सून अलाउ एंजल फंड्स टू एक्सपेंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टर्स बाय इंक्लूडिंग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUFFs, फैमिली ट्रस्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप अमॉन्ग अदर्स। अब रूल क्या चेंज किया है आप देखिए, जो आपने पढ़ा एंजल फंड्स के लिए क्या रिलैक्सेशन दिया गया है। सेबी प्रपोजेज एलिमिनेटिंग द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ 25 लाख फॉर एंजल इन्वेस्टर। कितना करने की बात हो रही है? फ्रॉम 25 लाख से 10 लाख की बात हो रही है कि इतना रख दो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेबी सजेस्ट इंक्रीज द कैप फॉर इन्वेस्टमेंट इन अ सिंगल स्टार्टअप फ्रॉम 10 करोड़ से लेके 25 करोड़ कर दो। मतलब 10 से इधर घटा दो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए, एंजल इन्वेस्टर के लिए, और 25 से घटा के 10 कर दो। और यहाँ पे कैप फॉर इन्वेस्टमेंट इन सिंगल स्टार्टअप, अगर आप स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये 10 करोड़ से बढ़ा के 25 करोड़ कर दो, ठीक है, ये हो गया। और देखते हैं किधर है, किधर है, यहाँ पे मोड़ा हुआ है, यहाँ पे मोड़ा हुआ है। ये एक नया चीज है, ये मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग नहीं पढ़े होंगे, मैं 100% बोल रहा हूँ। आरबीआई एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर बैंक्स एंड एटीएम ऑपरेटर्स टू इंप्लीमेंट कैसेट स्वैप मैकेनिज्म, CWM। नहीं पढ़े हो ना, बताना, नहीं पढ़े होंगे मुझे पता है। डायरेक्शन गिवन इन 2018 में दिया गया था इसके डायरेक्शन के लिए। प्रीवियस डेडलाइन 31 मार्च 2021, बट न्यू डेडलाइन 31 मार्च 2025 कर दिया गया है कि आपको इंप्लीमेंट करना है, ओके। अब सुनिए, व्हाट इज CWM, कैसेट स्वैप मैकेनिज्म। अंडर द कैसेट स्वैप मैकेनिज्म लोकेबल कैसेट filled with banknote are used in ATM that are swapped at the time of cash replenish। मतलब ये ATM में ही लगा रहेगा कैश रिप्लेनिश करने के लिए, कि अगर आपका कैश खत्म हो चुका है ATM से, उसके लिए है। ईच ATM typically requires 3 sets of 5 cassettes with the cost of each cassette ranging from 15,000 to 20,000 रुपये रहेगा इसमें, ठीक है। अब उतना नहीं पढ़ना है, बस आप रखिएगा कैश का न्यू डेडलाइन कितना है, 31 मार्च 2025 तक, ठीक है, ये हो गया खत्म। चलिए फिर यहाँ पे मुड़ा हुआ है, देख लेते हैं। हाँ, अभी इंडिया में राइट नो
आपसे ये क्वेश्चन में भी एसबीआई में स्टेट बैंक एसबीआई क्लर्क के मेंस में पूछ सकता है कि एसबीआई का ब्रांचेज कितना है, 22,640 प्लस है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। एसबीआई का एटीएम कितना है, 63,000 प्लस है। बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट कितना है एसबीआई का, 80,300 है। 50 करोड़ कस्टमर को सर्विस करता है एसबीआई, ये याद रखिएगा। ये एसबीआई का ब्रांच कितना है, 22,640 प्लस, ये इतना डेटा याद रखिएगा। इसी के लगभग आप आंसर रहे तो आप मार लेना, पूछ लेता है कभी कभी एसबीआई क्लर्क मेंस ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और देख लेते हैं, लगता है देख लेते हैं, इधर नहीं है, इधर नहीं है, यहाँ सीधे यहीं पे है। चलिए, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। FCNR, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, यह वो अकाउंट होता है जिसमें विदेशी फॉरेन करेंसी जमा कर सकता है इंडियन बैंक में। ये एफडी के फॉर्म में होता है जमा। मिनिमम 1 ईयर के लिए, मैक्सिमम 5 ईयर के लिए अकाउंट खुल सकता है FCNR का अकाउंट, ठीक है। मिनिमम 1 ईयर के लिए, मैक्सिमम 5 ईयर के लिए, इसलिए मैंने ये करवा दिया आपको, ठीक है। और देख लेते हैं, अरे यार ढेर सारा है। ठीक है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने फीफा वर्ल्ड कप वाला करवा चुका हूँ, जब आप पढ़े होंगे दिसंबर का न्यूज़, तो ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। अब तो है नहीं, देख लेते हैं। नहीं, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस? जो रिसेंट वाला, जो करेंट वाला जो था ना 2024 वाला, जो स्टैटिक्स बन चुका है अब, वो मैंने आपको स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस करवा चुका हूँ। और मैं पेड ग्रुप पे कल या परसों तक आपको जो गवर्नमेंट स्कीम 2024 और 25 में जो आई हुई है वो करवा दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, वीडियो को प्यार दो।